राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। दोस्तों, कल से आपके नेट के पेपर स्टार्ट हैं तो प्रिपेयर हो जाइए। और अगर आप सिर्फ यही वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट जाके चेक करिए। आप रात भर देख लेंगे तो भी आपका बहुत कुछ हो जाएगा दोस्तों। और कल से आपको पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस की आपकी कंटिन्यूस क्लास मिलेगी PYQ की। और जून के लिए भी दोस्तों आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी। और जिन लोगों का उम्मीद है मुझे इस बार निकल जाएगा, जिन लोगों का निकल जाए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, जो JRF या नेट जिनका क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, ये 25 जून 2019 का शिफ्ट 1 का पेपर है। चलिए आइए देखते हैं पेपर 1 में। जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोर विद्यार्थी विकास के किस चरण में होते हैं? संवेदी, प्रेरक चरण, मूल संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तो डी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है। डी है आपका औपचारिक संक्रियात्मक चरण। जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोर विद्यार्थी विकास के औपचारिक संज्ञात्मक चरण में होते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक कार्यविधि की दो मुख्य विशेषताएं संगठन तथा अनुकूलन है। पियाजे के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वयं की बौद्धिक संरचना का निर्माण करता है, जो वातावरण के साथ समायोजन करने में उसके ज्ञान के साथ कार्यों को संगठित करती है। पियाजे ने संज्ञात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, जो निम्नलिखित हैं। इंद्रिय जनित अवस्था जन्म से प्रथम 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष, मूल संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष से 12 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष से 15 वर्ष। नीचे शिक्षण विधियाँ और उपागम दिए गए हैं। उनमें से कौन कौन सा व्यष्टि सापेक्ष उपागम है? प्रदर्शन विधि, मॉड्यूलर उपागम, अभिक्रमित अधिगम, व्यष्टि सापेक्ष शिक्षण, सहयोगात्मक विधि। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर दीजिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ। तो आपका सही उत्तर है दोस्तों मॉड्यूलर उपागम, अभिक्रमित अधिगम और आपका है व्यष्टि सापेक्ष शिक्षण हेतु। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक के रूप में आपके द्वारा तैयार किए गए परीक्षण के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यदि परीक्षण विश्वसनीय है तो वह वास्तुनिष्ठ होगा। यदि परीक्षण वैधता रखता है तो वह विश्वसनीय भी होगा। यदि परीक्षण विश्वसनीय है तो वह वैधता भी रखेगा। यदि परीक्षण वैधता रखता है तो विश्वसनीय है तो यह उपयोज्य होगा। तो बी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है। यदि परीक्षण वैधता रखता है तो वह विश्वसनीय भी होगा। एक अध्यापक के रूप में तैयार किए गए परीक्षण के मामले में सही कथन है कि यदि परीक्षण वैधता रखता है तो वह विश्वसनीय भी होगा। विश्वसनीयता तथा वैधता में संबंध। किसी परीक्षण की विश्वसनीयता तथा वैधता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन टीम शिक्षण की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से व्याख्यायित करता है? 2 से अधिक अध्यापक शिक्षण कार्य करते हैं। 2 से अधिक अध्यापक एक ही कक्षा को एक साथ मिलकर पढ़ाने की योजना बनाते हैं और पढ़ाते हैं। 2 से अधिक अध्यापक अपनी विशेषता के अनुसार एक ही कक्षा को पढ़ाने की योजना बनाते हैं और पढ़ाते हैं। अध्यापकों की एक टीम जो विद्यार्थी को पढ़ाने हेतु तैयार और उपलब्ध रहती है। तो सी दोस्तों आपका सही उत्तर है। 2 से अधिक अध्यापक अपनी विशेषता के अनुसार एक ही कक्षा को पढ़ाने की योजना बनाते और पढ़ाते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण की प्रभावशीलता का निर्णय करने में निम्नलिखित में से किन बिंदुओं पर विचार किया जाता है? सभी विषयों में विद्यार्थियों का प्राप्तांक, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का स्तर, सीखने में विद्यार्थियों द्वारा लिए जाने वाला समय, शिक्षण में अध्यापक द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला संसाधन। तो कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति की नियमितता। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपका सही उत्तर है दोस्तों शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का स्तर, सीखने में विद्यार्थियों द्वारा लिए जाने वाला समय और शिक्षण में अध्यापक द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला संसाधन। ये यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं सारे वो दिए हुए हैं। यहाँ पे आपके 3 थे, वैसे 5 हैं। शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का स्तर, सीखने में विद्यार्थियों द्वारा लिए जाने समय और शिक्षक द्वारा विषय वस्तु को बोधगम्य बनाकर कक्षा में प्रस्तुत करना, शिक्षण में अध्यापक द्वारा रचनात्मक का अनुप्रयोग, शिक्षक का स्थानीय परिवेश के अनुसार अनुकूलन। ऐसे अध्ययन को जिसमें शोधकर्ता को प्रायोगिक और प्लेसिबो समूहों की पहचान की जानकारी नहीं होती कहा जाता है ब्लाइंड, डबल ब्लाइंड, पैनल, कोहोर्ट। तो दोस्तों उत्तर बी जो है
वो आपका सही उत्तर है डबल ब्लाइंड। बी आपका एकदम सही उत्तर है डबल ब्लाइंड। वह शोध जिसमें पुरुष और महिला के बीच सामाजिक असमानता पर जोर दिया जाता है कहलाता है तुलनात्मक शोध, अनुदैर्ध्य शोध, क्रियात्मक शोध और नारीवादी शोध। तो डी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है नारीवादी शोध। डी आपका एकदम सही उत्तर है। वह शोध जिसमें पुरुष और महिला के बीच सामाजिक असमानता पर जोर दिया जाता है उसे नारीवादी शोध कहते हैं। लिज स्टैनले के अनुसार नारीवादी शोध स्वतंत्र रूप से और केंद्रीय रूप से महिलाओं द्वारा किया गया एक शोध है, क्योंकि इसमें नारीवाद और नारीवादी चेतना के मध्य प्रत्येक। चलिए, सर्वाधिक आसान अभिव्यक्ति स्केल जो एक समाकलित कोटि निर्धारण स्केल होता है कहलाता है गटमैन स्केल, लिकर्ट स्केल, थर्स्टोन स्केल, MLA स्केल। तो बी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है लिकर्ट स्केल। सर्वाधिक आसान अभिव्यक्ति स्केल जो एक समाकलित कोटि निर्धारण स्केल होता है लिकर्ट स्केल कहलाता है। इस योग निर्धारण विधि का प्रतिपादन लिकर्ट ने वर्ष 1932 में किया। योग निर्धारण विधि की अभिव्यक्ति मापनी निर्माण को लिकर्ट विधि के नाम से जाना जाता है। लिकर्ट के द्वारा प्रतिपादित अभिव्यक्ति मापनी निर्माण की इस विधि में प्रत्येक कथन के लिए 5 प्रतिक्रियाएं अत्यधिक सहमत, अनिश्चित, असहमत तथा अत्यधिक असहमत प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मात्रात्मक शोध को भी कहा जाता है निजातीय उपागम, असंचरित उपागम, वर्णनात्मक उपागम और संचरित उपागम। तो डी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है संरचित उपागम। मात्रात्मक शोध को संरचित उपागम भी कहा जाता है। मात्रात्मक अनुसंधान के अंतर्गत मात्रात्मक प्रकार से मापित हो सकने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। मात्रात्मक शोध में गुण की मात्रा के आधार पर वर्ग बनाया जाता है। सर्वेक्षण विधि, घटनोत्तर अध्ययन, प्रयोगात्मक अनुसंधान आदि मात्रात्मक अनुसंधान के उदाहरण हैं। जिस शोध विधि में सामान्यीकरण किया जाता है जो उसी प्रकार की अन्य परिस्थितियों पर लागू होता है इसे क्या कहा जाता है? कोहोर्ट स्टडी, केस स्टडी, पैनल स्टडी, ब्लाइंड स्टडी। तो बी जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है केस स्टडी। ऐसी शोध विधि जिसमें सामान्यीकरण किया जाता है जो उसी प्रकार की अन्य परिस्थितियों में लागू होता है केस स्टडी कहलाता है। व्यष्टि अध्ययन सामाजिक वास्तविकता को जानने के लिए परिस्थितियों के संकलन, संगठन, विश्लेषण तथा प्रस्तुतिकरण का एक ढंग है। अब आपका दोस्तों गद्यांश यहाँ पे आ गया। आपको मैं एक और बात बता दूं दोस्तों, गद्यांश जो है आपका 11 से 15 के प्रश्न है और गद्यांश को जब भी आप एग्ज़ाम में करें, कल जब आप एग्ज़ाम दें बड़े हिसाब से पढ़िएगा, इत्मीनान से, एक ही बार में आप आंसर निकाल लें। अर्थ और शीर्षक भी सोच समझ के रखिएगा। अधिकांश लोग बुद्धि को शैक्षणिक उपलब्धि से संबंधित करते हैं। मनोवैज्ञानिक द्वारा दिए गए बुद्धि के विभिन्न सिद्धांतों में माना गया है कि अकादमिक बुद्धि के 2 प्रकार होते हैं, शाब्दिक और गणितीय अथवा तार्किक। चलिए दोस्तों आगे आप पढ़िएगा आराम से। मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ दोस्तों, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं दोस्तों आराम से। और वीडियो को दोस्तों एंड तक देखें ताकि आप उनसे लाभ उठा सकें। जब विद्यार्थी कक्षा में प्रथम आता है तो इसका श्रेय किसे दिया जाता है? संपर्क में रहने वाले व्यक्ति को, बुद्धि को, कठिन परिश्रम को, शारीरिक सौष्ठव को। बी दोस्तों जो आपका सही उत्तर है वो है बुद्धि को। तो बी आपका दोस्तों सही उत्तर है। प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार सामान्यतः बुद्धिमत्ता को शैक्षणिक उपलब्धि से जोड़कर देखा जाता है। कठिन परिश्रम, लगन एवं धैर्य आदि गुण किसी भी व्यक्ति हेतु शैक्षणिक क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए आवश्यक है, परंतु कक्षा में प्रथम आने जैसी शैक्षणिक उपलब्धियों हेतु प्रथम श्रेय बुद्धिमत्ता को ही दिया जाता है। जो लोग कम समय में समस्या को समझ जाते हैं वे वाले होते हैं उच्च बुद्धि लब्धि, निम्न बुद्धि लब्धि, औसत बुद्धि लब्धि। उत्तम तो होते हैं दोस्तों उच्च बुद्धि लब्धि। हाई IQ वाले होते हैं व्यक्ति अधिकतर प्रतिस्पर्धात्मक होते हैं। वे कार्य संबंधी कौशल व संगठनात्मक पद्धतियों को शीघ्रता से सीखते हैं। वे उनमें अच्छी विश्लेषणात्मक शक्ति व तार्किक कौशल के साथ ही निर्णय लेने की भी अच्छी क्षमता होती है। अतः स्पष्ट है कि उच्च बुद्धि लब्धि कम समय में समस्या को समझने में भी सहायक होती है, इसलिए विकल्प ए सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके द्वारा उच्च ऊर्जा, अंतर्तेज उपलब्धि और प्रतिस्पर्धात्मक को महत्व दिया जाता है? प्रवेश, भर्ती, पदोन्नति, प्रवेश और भर्ती। तो डी आपका दोस्तों सही उत्तर है प्रवेश और
भर्ती। प्रश्नगत गद्यांश कहता है उच्च बुद्धि लब्धि वाले व्यक्तियों में उच्च ऊर्जा, हाई एनर्जी, ड्राइव, उपलब्धि एवं प्रतिस्पर्धात्मक आदि गुण होते हैं। असंतोष प्राय वाले लोगों में देखा जाता है सृजनात्मक कौशल, उच्च उम्मीद, उत्तम निर्णय क्षमता, उच्च शैक्षणिक योग्यता। तो सी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, उत्तम निर्णय क्षमता। सी आपका एकदम सही उत्तर है, उत्तम निर्णय क्षमता। प्रस्तुत गद्यांश बुद्धिमत्ता एवं मानव जीवन में उसकी उपयोगिता का विश्लेषण करते हुए बताता है कि जहाँ एक ओर उच्च बुद्धि लब्धि वाले व्यक्तियों में उत्तम निर्णय क्षमता होती है, वहीं दूसरी ओर यह उन्हें निष्क्रिय बना देती है, जिसकी परिणति असंतोष एवं निराशा के रूप में होती है। भारांक के लिए दूसरा शब्द है क्रेडिट, द्रव्यमान, भार और स्वतंत्रता। तो दोस्तों उसका दूसरा शब्द है क्रेडिट। भारांक का दूसरा शब्द है क्रेडिट। संप्रेषण के संज्ञानात्मक क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसे संबंधित मामले शामिल हैं? संवेग, ज्ञान, भ्रांति और पलायनवाद। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ज्ञान। आइए जानते हैं क्यों। संप्रेषण के संज्ञानात्मक क्षेत्र में ज्ञान से संबंधित मामले शामिल हैं। संज्ञानात्मक डोमेन का उद्देश्य मानसिक कौशल और व्यक्ति के ज्ञान के अधिग्रहण को विकसित करना है। इसमें 6 श्रेणियां सम्मिलित हैं: समझना, आवेदन, संश्लेषण, मूल्यांकन, विश्लेषण एवं ज्ञान। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, किसी कक्षा में विद्यार्थी को नए प्रभावी श्रोता होना चाहिए, उसे ध्यान रखना चाहिए। अध्यापक के शक्ल का, साथियों का, अकादमिक पाठ का और संप्रेषण विकर्षणों का। नीचे दिए गए विकल्पों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 3, 4, केवल 3 और 4। तो दोस्तों डी आपका सही उत्तर है, केवल 3 और 4। किम्बल यंग ने श्रोतागण को एक प्रकार के औपचारिक भीड़ कहा है क्योंकि इस प्रकार की भीड़ का संगठन खास नियमों एवं प्रथाओं आदि के अनुकूल होता है तथा इसका एक निश्चित उद्देश्य होता है। ब्राउन के अनुसार निष्क्रिय होकर सुनने वाली भीड़ को श्रोतागण कहा जाता है। कक्षा में विद्यार्थी को एक प्रभावी श्रोता होना चाहिए एवं उसे अकादमिक पाठ तथा संप्रेषण विकर्षणों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चूँकि अन्य लोगों के साथ सर्वाधिक अन्योन्य क्रिया अति सतही स्तर पर होती है, अच्छी करना काफ़ी कठिन हो जाता है। मार्ग सुधार, पूर्वानुमान, कार्य घोषणाएं। तो दोस्तों प्रश्नानुसार चूँकि अन्य लोगों के साथ सर्वाधिक अन्योन्य क्रिया अति सतही स्तर पर होती है, इसलिए अच्छी पूर्वानुमान करना काफ़ी कठिन हो जाता है। आम संप्रेषण और कक्षा में होने वाले संप्रेषण में सूचना एवं विषय वस्तु के प्रक्रमण प्रक्रिया को कहा जाता है। औचित्य स्थापन, गेट कीपिंग, विषय सामग्री सुधार और वन वे फ्लो। तो बी आपका दोस्तों सही उत्तर है, वो है गेट कीपिंग। आम संप्रेषण और कक्षा में होने वाले संप्रेषण में सूचना और विषय वस्तु की प्रक्रमण प्रक्रिया को गेट कीपिंग कहा जाता है। गेट कीपिंग का सिद्धांत जर्मन मनोवैज्ञानिक कुर्टे लेविन ने दिया था। अभिकथन ए और तर्क आर। अभिकथन ए है प्रतिरोध के साथ कोई संस्कृतिकरण घटित नहीं होता है। तर्क है लोगों के अपने मूल्य और स्वहित होते हैं जो संप्रेषित संवाद को परिशोधित करते हैं। तो दोस्तों इनके जो आपके विकल्प हैं वो हमेशा समान रहते हैं, ऐसे ही विकल्प आएंगे। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या। दोस्तों अगर आप यही वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट जाके ज़रूर चेक करें एक बार। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो डी जो है वो दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, ए गलत है परंतु आर सही है। आइए जानते हैं क्यों ए गलत है। प्रतिरोध के साथ कोई संस्कृतिकरण घटित न होता, यह कथन गलत है, जबकि लोगों के अपने मूल्य और स्वहित होते हैं जो संप्रेषित संवाद को परिशोधित करते हैं। पूर्णतः सही तर्क है, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। यदि किसी कूट में BAT बैट इजक्वल टू 23 और कैट इजक्वल टू 24 है तो आप बॉल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कूट लिखेंगे? तो दोस्तों आपका है A 27। तो यहाँ पे हम ABCD आप हमेशा लिख ले करो। बैट है 2 + 1 + 2 0, तो आपका ये हो गया 23, इनको जोड़ दिया। कैट के लिए 3 + 1 + 20, ये आपका हो गया 24, और बॉल के लिए 2 + 1 + 12 + 12, तो आपका हो गया 27। दो अंकों A और B का गुणनफल इस संख्याओं के योग का दोगुना है तो A और B के व्युत्क्रम का योग कितना होगा? 1/8, 1/2, 2/2 और 4। तो B जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है 1/2।
प्रश्नानुसार a इंटू बी इजक्वल टू 2, a प्लस बी अपॉन ए बी इजक्वल टू 1/2। दोस्तों कल आप जब एग्ज़ाम दे के आए तो पेपर 1 के क्वेश्चन मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके पेपर 1 में कौन कौन से क्वेश्चन आए। दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं जिन लोगों का एग्ज़ाम बचा है उनको ये करा सकूं। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, संवर्ग ए के 40 कर्मचारियों के एक समूह की औसत आयु 31 वर्ष है। संवर्ग बी के 60 कर्मचारियों के एक अलग समूह की औसत आयु 28 वर्ष है। इन दोनों समूह के कर्मचारियों की एक साथ मिलकर औसत आयु कितनी है? 29.8 वर्ष, 29.5 वर्ष, 29.2 वर्ष, 29 वर्ष। तो सी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, 29.2 वर्ष। संवर्ग ए के 40 कर्मचारियों की कुल आयु 40 इंटू 31/42। संवर्ग बी के 60 कर्मचारियों की कुल आयु 60 इंटू 28 1680। अभिष्ट औसत आपके आ गया 29.2 वर्ष। चलिए दोस्तों, एक विमान एक वर्गाकार मैदान के चारों किनारों पर 400, 600, 800 और 200 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ता है। मैदान के चारों तरफ विमान की औसत गति बताइए। तो दोस्तों 384 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए 400, 600, 800, 200, तो ये आपका यहाँ 6 घंटा, 4 घंटा, 3 घंटा, 12 घंटा, बीच में 2400। ठीक है, कुल दूरी 2400 इंटू 4 इक्वल टू 9600 किलोमीटर। कुल समय 6 + 4 + 3 + 12 25 घंटा। औसत गति ये आपकी आ गई 384 किलोमीटर पर घंटा। एक खुदरा विक्रेता अपनी सभी वस्तुओं पर लागत मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है और इस प्रकार 20% लाभ की उम्मीद रखता है। इसके पश्चात वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। बिक्री पर उसे वास्तविक कितना प्रतिशत लाभ होगा? तो दोस्तों आइए देखते हैं। 12% का लाभ होगा। माना वस्तुओं का लागत मूल्य 100% है, अंकित मूल्य 140% है, विक्रय मूल्य 140 इंटू 80% है, तो इक्वल टू हो गया 112%। वास्तविक लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 112 - 100 इक्वल टू 12%। ठीक है दोस्तों, चलिए। सभी भद्र व्यक्ति विनम्र हैं, सभी अपराधी माफ करिएगा दोस्तों, विनम्र नहीं है, कोई अपराधी भद्र व्यक्ति नहीं है। उपयुक्त न्याय वाक्य प्रमुख पद की पहचान कीजिए। तो दोस्तों प्रथम आधार वाक्य कर्ता और निष्कर्ष का विधेय, सी आपका सही उत्तर। सभी भद्र व्यक्ति हैं। देखिए ये आप हमेशा सर्कल बना के पेन और पेपर से करिएगा, कभी गलत नहीं हो। कोई अपराधी विनम्र नहीं है, कोई अपराधी भद्र व्यक्ति नहीं है, तो उस तर्क की पहचान कीजिए जिसके अंतर्गत सार्वभौमिक तर्क वाक्य दृष्टांतपरक आधार वाक्य का अनुमान लगाया जा सके। निगमनात्मक तर्क, आगमनात्मक तर्क, लघुकारक तर्क और सादृश्य मूलक तर्क। तो ये जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, निगमनात्मक तर्क। निगमनात्मक तर्क द्वारा एक या अधिक या सामान्य कथन पर आधार पर किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच जाता है। इसके अंतर्गत सार्वभौमिक तर्कवाक्य से उदाहरण पर आधार वाक्य का अनुमान लगाया जा सकता है, जैसे सभी मनुष्य नश्वर हैं, श्याम मनुष्य है, अतः श्याम नश्वर है। बेंगलोर झांसी से बड़ा शहर है, सतपुड़ा चित्तौड़ से बड़ा शहर है, राजगढ़ झांसी के समान बड़ा नहीं है लेकिन वह सतपुड़ा से बड़ा है। सबसे छोटा कौन है? बेंगलोर, झांसी, सतपुड़ा, चित्तौड़। दोस्तों इसको जब भी करें आप पेन और पेपर लेके करें तो आपका सही होगा, डी आपका सही उत्तर है, चित्तौड़। प्रश्न अनुसार बेंगलोर झांसी से बड़ा है, सतपुड़ा चित्तौड़ से बड़ा है और झांसी राजगढ़ से बड़ा है और राजगढ़ सतपुड़ा से बड़ा है। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर है वो है चित्तौड़। वह प्रत्यक्ष जिसके द्वारा हमें किसी वस्तु का ज्ञान किसी विधेय की विशेषता द्वारा नहीं होता बल्कि कतिपय असंबंधित अवयवों के बोध से होता है कहलाती है नियत प्रत्यक्ष। अनियत प्रत्यक्ष वाचिक प्रत्यक्ष निहितार्थ। तो बी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, अनियत प्रत्यक्ष। अनियत प्रत्यक्ष के द्वारा हमें किसी वस्तु का ज्ञान किसी विधेय की विशिष्टता द्वारा नहीं होता है बल्कि कतिपय असंबंधित अवयवों के बोध से होता है। इसे निर्विकल्प प्रत्यक्ष कहा जाता है। वस्तुतः जो ज्ञान विकल्प के बिना होता है उसे ही निर्विकल्प प्रत्यक्ष कहते हैं। प्राचीन नैयायिकों के अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान के दो प्रकार हैं, निर्विकल्प प्रत्यक्ष और सविकल्प प्रत्यक्ष।
चलिए दोस्तों, निम्नलिखित तर्क पर विचार कीजिए। ध्वनि अस्थायी है क्योंकि यह श्रव्य है। नीचे दिए गए विकल्प से भारतीय तर्कशास्त्र के आधार पर। तो दोस्तों, तुच्छ तर्क का हेत्वाभास, असंगत तर्क का हेत्वाभास, गलत अभिकथन का हेत्वाभास, विरोधाभासी तर्क का हेत्वाभास। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है तुच्छ तर्क का हेत्वाभास। दोस्तों, अभी आपके कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आएंगे, आपके पर्यावरण के आएंगे, तो आप आराम से होकर बैठिएगा और दोस्तों पे वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप उनसे लाभ उठा सकें। यहाँ पे दोस्तों आपकी तालिका आ गई, इसके 5 प्रश्न आएंगे, फिर आपके कंप्यूटर के आएंगे। तो तालिका के 5 प्रश्न देखते हैं। यहाँ विभाग दिए हैं, छात्राओं का प्रतिशत, छात्रों का प्रतिशत, विद्यार्थियों की कुल संख्या। ठीक है दोस्तों, ये परसेंटेज है। इधर कुल संख्या, भौतिक विज्ञान सब्जेक्ट है, रसायन शास्त्र, अंग्रेजी, हिंदी, गणित। तो अंग्रेजी तथा हिंदी विभाग में कुल मिलाकर छात्रों की कुल संख्या क्या है। ठीक है, यहाँ परसेंटेज में दी है, हमें इसे किस में निकालना पड़ेगा, डिजिट में। और वो किस में पूछ रहा है, अंग्रेजी तथा हिंदी। तो आप अंग्रेजी और हिंदी देखिए, तो यहाँ पे छात्राओं की संख्या है अंग्रेजी में 55%, इसमें 60%। टोटल आपको दिया हुआ है 300 और 250। तो हम सबसे पहले निकालें अंग्रेजी विभाग में छात्रों की कुल संख्या 300 इंटू 55% इजगल टू 165। हिंदी विभाग में 250 इंटू 60% इजगल टू 150। 165 प्लस 150 आपका सही उत्तर हो गया 315। अंग्रेजी विभाग में छात्रों की संख्या तथा गणित विभाग में छात्रों की संख्या का अनुपात क्या है, 9:12, 9:20, 3:5 और 45:60। तो बी आपका सही उत्तर है दोस्तों, 9:20। अंग्रेजी विभाग में छात्रों की कुल संख्या 300 इंटू 45 100। ये आपने सॉल्व कर दिया, परसेंट हटा के अंडर लगा देते हैं 300। तो आपका ये आ गया 9:20। किस विभाग में छात्रों की अधिकतम संख्या है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, अंग्रेजी और गणित। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है भौतिक विज्ञान। देखिए यहाँ से आप टेबल देख लीजिए, 45%, 450, यहाँ से आप देख लीजिए। चलिए आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, रसायन शास्त्र विभाग में विद्यार्थियों की कुल संख्या गणित विभाग में विद्यार्थियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। 90%, 95%, 105% और 110%। तो डी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है 110%। रसायन शास्त्र में विद्यार्थियों की कुल संख्या 550, गणित विभाग में विद्यार्थियों की कुल संख्या 500 है। चलिए, किस विभाग में छात्रों की न्यूनतम संख्या है, भौतिक विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, गणित। तो आपका सही उत्तर है दोस्तों हिंदी। यहाँ हम जो दिया हुआ है बस आप टेबल पर जाइए, हिंदी को देखिए, जो ऑप्शन में वो 4 देखिए, भौतिक विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, उनकी निकाल लीजिए। 247.5, 135, 100 और 300। तो सबसे न्यूनतम है दोस्तों आपकी हिंदी में 100। सी आपके कंप्यूटर के प्रश्न आ गए दोस्तों। अब 36 से 40 तक आपके कंप्यूटर के ही प्रश्न रहेंगे, तो आप बिल्कुल घबराना नहीं है दोस्तों। आप अगर इससे यही वीडियो देख रहे हैं तो आप एक बार जाके प्लेलिस्ट ज़रूर देखें। सीपीयू के 2 मुख्य अवयव हैं, कंट्रोल यूनिट और एएलयू, एएलयू और बस, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर और मेमोरी। तो दोस्तों कंट्रोल यूनिट और एएलयू है, यही आपका सही उत्तर है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा जान भी लेते हैं। चलो, ये मैं आपको बता दिया, ये प्रश्न बार बार आते हैं और ये बार बार आ रहे हैं। लगभग आपकी 30 से 35 क्लास मैंने ही करा दी हैं, उसमें बार बार ये आ रहे हैं। सीपीयू कंप्यूटर का वह भाग है जहाँ डेटा संबंधी समस्त गणना एवं प्रोसेसिंग होती है तथा उसके परिणाम प्राप्त होते हैं। कंप्यूटर के सभी अवयवों को सीपीयू ही नियंत्रित करता है। सीपीयू के मुख्य 3 घटक होते हैं। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यह अंकगणित एवं तर्क संबंधी संक्रियाएं करता है। कंट्रोल यूनिट, यह कंप्यूटर की नियंत्रण इकाई है। मेन मेमोरी, यह कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी इकाई है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, वेब पेज के निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसे उपयोग किया जाता है। HTTP, URL। दोस्तों ये मैं पहले करा चुका हूँ आपका, FTP और HTML। तो आपका सही उत्तर है HTML। ये दोस्तों आपके पहले भी PYQ के पेपर में आ चुके हैं। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसका विकास वेब पेज बनाने हेतु किया गया है। HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। यह वेब पेज बनाने हेतु टैग्स का प्रयोग करती है। HTTP क्या होता है दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका उपयोग वेब पर डाटा ट्रांसफर करने हेतु किया जाता है। आपका प्रश्न एक आया, लेकिन आपके सारे टॉपिक में कवर करा रहा हूँ ताकि कोई और प्रश्न बने कंप्यूटर से तो आप उसको
कंप्लीट कर सकें। यूआरएल का परिणाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है या किसी वेबसाइट का अद्वितीय नाम है जिसका उसे इंटरनेट पर जाना एवं उपयोग किया जाता है। एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग कंप्यूटरों के बीच फाइल ट्रांसफ़र हेतु किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन है दोस्तों, ये भी मैं आपके पहले करा चुका हूँ। फ्लैश, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर और गूगल। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है डी, गूगल। ठीक है दोस्तों, सर्च इंजन एक प्रकार का प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर मौजूद डाटा के मध्य उपयोगकर्ता की उपयुक्त कीवर्ड्स के प्रयोग द्वारा वांछनीय जानकारी प्राप्त में सहायता करता है। गूगल, बिंग, याहू आदि सर्च इंजन के उदाहरण हैं। गूगल दुनिया में सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला सर्च इंजन है, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप जेपीईजी का उपयोग किसे कंप्रेस करने के लिए किया जाता है? म्यूजिक, वीडियो, इमेज, फ्रेम। तो सी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है इमेज। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप जेपीईजी का उपयोग डिजिटल इमेज का कॉन्फ्रेंस करने के लिए किया जाता है। वर्ष 1992 में अपनी शुरुआत के साथ ही जेपीईजी विश्व भर में इमेज कंप्रेशन हेतु सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला मानक के रूप में बनी हुई है। सूचना प्रौद्योगिकी आईटी का वह उपयोग जिसे समाज की आवश्यकताओं पूरी करने हेतु सरकार की क्षमता में सुधार करने के लिए किया जाता है कहलाता है ई व्यापार, ई प्रशासन, ई शासन, ई विपणन। तो सी है दोस्तों ई शासन। सरकारी सेवाएं प्रदान करने हेतु सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करना ई शासन कहलाता है। ई शासन से सरकार की क्षमता में सुधार आता है। ई शासन के प्रमुख मॉडल हैं गवर्नमेंट टू सिटीजन G2C, गवर्नमेंट टू बिजनेस G2B, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट G2G, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय G2E। उल्लेखनीय है कि ई शासन में ई का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक है। निम्नलिखित में से किस प्रदूषक को भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक में शामिल किया गया है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन। तो सी है दोस्तों आपका सल्फर डाइऑक्साइड। वायु प्रदूषण की माप हेतु सितंबर 2014 में स्वच्छ भारत अभियान के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा एयर क्वालिटी इंडेक्स का आरंभ किया गया। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एयर क्वालिटी इंडेक्स में मुख्यतः 8 प्रदूषक हैं PM10, PM2.5, NO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO और ओजोन O3 और है आपका दोस्तों अमोनिया NH3 और लेड PB। केमिस्ट्री वाले लोगों को दोस्तों ये बड़े आसानी से पता होगा। अंतर्राष्ट्रीय और संधि इंटरनेशनल सोलर एलायंस की स्थापना हेतु संयुक्त रूप से किसने प्रयास किया? दोस्तों ये सोलर वाले प्रश्न बहुत आ रहे हैं। मूक का आता है, आपका स्वयं का आता है, USA और भारत, फ्रांस और भारत, स्वीडन और भारत, चीन और भारत। तो बी जो दोस्तों आपका उत्तर है वो सही उत्तर है, फ्रांस और भारत। अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि इंटरनेशनल सोलर अलायंस सौर ऊर्जा के दक्षतापूर्ण उपयोग का प्रोत्साहित करने हेतु 121 देशों का संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि का उद्घाटन भारत व फ्रांस द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए इस संगठन का मुख्यालय भारत के गुड़गांव हरियाणा में है। जलवायु परिवर्तन के संबंध में राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन मिशन है? हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को संपोषण करना, सतत वन प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक जानकारी। सही उत्तर चुनिए। तो केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3। तो डी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, केवल 1 और 3। जलवायु परिवर्तन के वैश्विक खतरे से निपटने के साथ साथ तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना हेतु प्रभावी कदम उठाने के लिए भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के संबंध में राष्ट्रीय कार्य योजना का अंगीकरण किया गया। जलवायु परिवर्तन के संबंध में राष्ट्रीय कार्य योजना के 8 मिशन हैं। राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा बचत मिशन, राष्ट्रीय सतत पर्यावरण मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय हिमालयी परिप्रणाली परीक्षण मिशन, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्यनीतिक ज्ञान मिशन। ठीक है दोस्तों, ये 8 मिशन भाग नहीं है, अतः विकल्प डी सही है।
निम्नलिखित में से कौन नगर पालिका वाले ठोस कचरे की जैव वैज्ञानिक विधि है? भूवरण, चूर्णन, पल्वरा माफ करिएगा दोस्तों, पल्वराइजेशन, कंपोस्ट तैयार करना और श्रेडिंग। सी दोस्तों है वो आपका सही उत्तर है, कंपोस्ट तैयार करना। नगर पालिका वाले ठोस कचरे में प्रबंधन हेतु जैव वैज्ञानिक विधि कंपोस्ट तैयार करना है। इसके अंतर्गत नियंत्रित दिशाओं में कचरे के कार्बनिक भाग का विघटन कर दिया जाता है, जिससे उत्पाद स्वरूप कंपोस्ट या ह्यूमस प्राप्त होता है। शेडिंग एवं पल्वराइजेशन अकार्बनिक घटकों को अत्यंत छोटे भागों में तोड़कर अलग करना है। भूवरण सर्वाधिक प्रयोग के लिए जाने वाली कचरा प्रबंधन नीति है। इसमें किसी लैंडफिल साइट में अनेक परतों में कचरे को निक्षेपित कर दिया जाता है। पानी में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम नाइट्रेट, कृमिनाशक, पेस्टिसाइड। तो दोस्तों नाइट्रेट होता है। ये प्रश्न दोस्तों मैं पहले भी करा चुका हूँ, मैंने आपसे पहले ही कहा लगभग 50% प्रश्न वही आते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वैदिक शिक्षा पद्धति में शिक्षा का माध्यम था संस्कृत, पाली, हिंदी और उर्दू। दोस्तों आपको पता है संस्कृत जो है सबसे पुरानी भाषा है, संस्कृत था। वैदिक शिक्षा पद्धति शिक्षा का माध्यम संस्कृत थी। बौद्ध शिक्षा में पाली भाषा शिक्षा का माध्यम बनकर उभरी। वैदिक शिक्षा पद्धति के केंद्र गुरुकुल थे, जहाँ सभी विद्यार्थी समान माने जाते थे। वेद, उपनिषद एवं ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन वैदिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं थीं। अतीत काल में भारत में उच्चतर शिक्षा के अंतर्गत अधिगम की विधि में शामिल रहे हैं याद करना, विचारावेशी प्रक्रिया, ब्रेन स्टॉर्मिंग तथा सेमिनार। याद करना, समीक्षात्मक विश्लेषण तथा कथावाचन। समीक्षात्मक विश्लेषण, समानुदेशन, देश लेखन तथा मौखिक रिपोर्ट। कथावाचन, विचारावेशी प्रक्रिया, ब्रेन स्टॉर्मिंग तथा सेमिनार। दोस्तों बी जो है वो आपका सही उत्तर है, याद करना, समीक्षात्मक विश्लेषण तथा कथावाचन। अतीत वह कौन सी योजना है जिसका उद्देश्य अभियांत्रिकी विज्ञान में शोध को बढ़ावा देकर संस्थानों में शोध का वातावरण तैयार करना है? ई शोध सिंधु, उद्यमिता विकास प्रकोष्ठ, शोध संवर्धन योजना, आरपीएस और संस्था विकास योजना। तो दोस्तों जो सही उत्तर है वो है शोध संवर्धन योजना, आरपीएस, ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICTE के तत्वाधान में शुरू की गई योजना है, जिसका उद्देश्य अभियांत्रिकी विज्ञान में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है। इंस्पायर स्कॉलरशिप का किस एजेंसी से वित्त पोषण होता है? भारतीय समाज विज्ञान और अनुसंधान परिषद, ICSSR, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, UGC, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, DST, राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान और प्रशिक्षण परिषद, NCERT। तो सी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, DST। इंस्पायर स्कॉलरशिप विज्ञान में क्षेत्र में प्रतिभाओं को प्रोत्साहित एवं आकर्षित करने हेतु भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रायोजित व प्रतिबंधित एक अभिनव कार्यक्रम है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है। इस कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता है कि यह किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन नहीं करता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क का निर्माण किसने किया था? UGC, NCERT, NCTE, CBSE। तो बी है दोस्तों आपका सही उत्तर, NCERT। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का निर्माण नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT द्वारा किया गया। अभी तक भारत में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या हेतु 4 फ्रेमवर्क 1975, 1988, 2000 एवं 2005 में प्रकाशित हो चुके हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों यहाँ पे आपके पूरे 50 प्रश्न खत्म हो गए। ये सेट आपका यहीं ख़त्म होता है। अगला सेट आपको कल मिलेगा। जब तक आपके एग्ज़ाम है जून तक आपको कंटिन्यूस चीज़ें मिलेंगी और भी कई सारी चीज़ें मिलेंगी। अभी 14 तक आपको PYQ मिलेंगे, पेपर 2 के भी कल से मिलने लगेंगे। चलिए दोस्तों उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।